दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग बायोलॉजी की 14वीं क्लास अटेंड करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्लास आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे लीवर के ऊपर। ठीक है, लीवर का कार्य क्या होता है और लीवर किस किस चीजों से अटैच होता है। जैसे लीवर में जो बाइल जूस बनता है वो कैसे बनता है, लीवर में जो आपका आरबीसी पाया जाता है वो आरबीसी क्या होता है, आरबीसी के कार्य क्या होते हैं, आरबीसी बनता कैसे है, उसकी मृत्यु कैसे होती है। मतलब इस लीवर से जुड़े बहुत सारे तथ्यों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा और विश्वास दिलाता हूं कि आज की क्लास देखने के बाद आपको बायोलॉजी से प्यार हो जाने वाला है। सिर्फ एक बार आज की क्लास देख लो, देखना आपको बायोलॉजी से इतना प्यार हो जाएगा कि बायोलॉजी में आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लीवर को बहुत डिटेल से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा अगर आपको इस तरह के वीडियोज अच्छे लगते हैं तो जल्दी से आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक बात याद रखिएगा, जो लोग भी नए हैं वो ध्यान देंगे कि हमारे YouTube चैनल पर सभी विषय को चैप्टर वाइज और डिटेल से पढ़ाया गया है। तो जो भी विषय की तैयारी आपको करनी है या फिर जिस भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो वहां उस विषय के अकॉर्डिंग आप हमारे वीडियो सीरीज देख सकते हैं जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है और चैप्टर वाइज है। सबसे बड़ी बात यह है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए लीवर जो होता है ना उसको हिंदी में यकृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीवर को हिंदी में यकृत कहा जाता है। कहना यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पहला क्वेश्चन बायोलॉजी में यहीं से बन जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, तो आपका उत्तर क्या आएगा? ये लीवर होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? क्या होती है जल्दी से बताइए? लीवर होता है। दूसरे नंबर पे कौन सा होता है? कल हम लोगों ने पढ़ा था अग्न्याशय, जिसको पैंक्रियाज कहा जाता है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथि दोनों की विशेषताएं उसमें पाई जाती हैं, वो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। तो आप यहां पे याद रखेगा दोस्तों, यहां पर याद रखेगा सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और यह उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिने तरफ स्थित होती है। आपका शरीर है ना, शरीर में दायां हिस्सा किधर है? इधर का हिस्सा दायां है, तो ये हमारे उदर भाग यानी जो हमारा पूरा का पूरा पेट है, इस पेट के दाहिने तरफ यहां पे स्थित होता है। ठीक है, यहां पे स्थित होता है। हार्ट इस साइड होता है। ठीक है, और याद रखिए अमाशय हार्ट के ठीक नीचे होता है और अमाशय के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या होता है? लीवर होता है, जिसको आप यकृत कहते हैं। सबसे जरूरी है कि यकृत का काम क्या है, ये लीवर कार्य क्या करता है। दोस्तों इसी को लोग बोलते हैं ना, कभी कभी आप अपने सेंटेंस बोलते हो कलेजा है तुम्हारे पास तो करके दिखा दो। एक कलेजा किसे कहते हैं दोस्तों? इस लीवर को ही कलेजा भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल तो शब्दों को कर लेते हैं बट ये पता नहीं होता कि हमारे शरीर में है कहां पर। तो याद रखिए यही होता है। दूसरा दे रहा है कि यह गहरे धूसर रंग का होता है। इसका रंग कैसा होता है? धूसर रंग का होता है। ये धूसर रंग क्या है दोस्तों? आप पके हुए मिट्टी के बर्तन देखे हुए हैं जो कुछ ज्यादा ही पक गया होता है, मिट्टी के बर्तन से हांडी वगैरह है, भरुका का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, मटकी का नाम सुना होगा, वो धूसर रंग होता है, उसी रंग का यह लीवर होता है। और यह लीवर कितना वजन होता है इसका? तो लगभग 1.5 से 2 किलो का वजन होता है इस लीवर का। कितना? 1.5 से 2 किलो का वजन होता है इस लीवर का। ठीक है, करा भार वाला होता है। इसके चारों ओर एक विशेष तरह की झिल्ली पाई जाती है। उस झिल्ली के बारे में भी कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है। याद रखिए दोस्तों, उस झिल्ली का नाम है पेटोनियम। क्या नाम है? पेटोनियम। जिस तरह से मस्तिष्क चारों तरफ झिल्ली से घिरा होता है, जिसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, जब कभी मेनिंजाइटिस में सूजन आता है तभी दिमागी बुखार होता है। पढ़ाया हूं ना आपको, भूलिएगा मत। ठीक है, भूल जाएंगे तो फिर पढ़ने का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। और ये बायोलॉजी की डिजिटल क्लास ये आपको प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप इससे जुड़ेंगे तो आपको बड़ा ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं? पेटोनियम बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये इसी झिल्ली के आवरण से घिरा होता है। जो यकृत होता है ना, यह पित्त रस का स्रावण करता है। पित्त रस यहां से निकलता है। यह पित्त रस क्या होता है दोस्तों? पित्त रस को इंग्लिश में बाइल जूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पित्त रस को बाइल जूस कहा जाता है। दोस्तों आज मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको सच में इसका जूस बना के दिखाऊंगा। ये जूस बनता कैसे है ना, आप एकदम अंगुलियों पे आपको बातें याद हो जाएंगी। इतनी गजब की बायोलॉजी है। आज की बायोलॉजी में केमिस्ट्री भी घुसा हुआ, मतलब केमिस्ट्री मतलब पढ़ने का जो मजा है ना वो आज आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों अभी हम लोग थोड़ी देर बाद जूस भी बनाने वाले हैं और दिखाऊंगा कि लीवर में कैसे बाइल जूस बनता है। फिलहाल के लिए याद रखिए कि यह लीवर जो है यह पित्त रस का स्रावण करता है और ये जो पित्त रस लीवर से निकलता है तो जाता कहां है दोस्तों? इसके लिए एक थैली बनी होती है। ठीक है, एक थैली होती है, ये उसी थैली में जाकर के पित्त रस भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है। और जब भोजन का पाचन होता है ना तो ये वहां से थोड़ा थोड़ा निकलता जाता है। वो थैली का नाम क्या
क्या है दोस्तों, उसी का नाम होता है गाल ब्लैडर। क्या होता है, जिसको पित्ताशय कहा जाता है। पित्ताशय मतलब एक ऐसी थैली जिसमें पित्त स्टोर होता है, पित्त यानी बाइल जूस स्टोर होता है, ठीक है, याद रखिए, उसी को गाल ब्लैडर नाम दिया जाता है, ठीक है। कह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। दोस्तों पता है, जब भोजन अमाशय से काइम बन जाता है और काइम बनकर के यह ग्रहणी के रास्ते कहां पहुंचता है, छोटी आंत तक पहुंचता है। हालांकि ग्रहणी जिसको डियोडोनम कहा जाता है, कल हम लोगों ने ग्रहणी के ऊपर विशेष क्लास लिया था और यह छोटी आंत का ही हिस्सा माना जाता है। तो दोस्तों ये जो ग्रहणी है ना, ये ग्रहणी के पास में ही एक पाइप के माध्यम से पित्त रस आके मिलता है और आंत के अंदर ध्यान दीजिएगा, ये एंजाइम जो पाए जाते हैं ना, उनकी क्रिया को तीव्र कर देता और तेज कर देता ताकि पाचन और अच्छे से हो पाए। क्योंकि जितना पाचन होना है वो अमाशय में हो चुका है, अब बचा खुचा पाचन करना है छोटी आंत को। तो छोटी आंत में अगर पाचन की क्रिया बहुत तेजी से नहीं होगी, वहां पे एंजाइम जो उत्प्रेरक के रूप में काम नहीं कराएगा तो जल्दी काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो याद रखिए, एक चीज और याद रखिए, जो भोजन होता है जो काइम के रूप में बन गया होता है वो अमाशय से गुजर कर आया होता है। और अमाशय में मैंने आपको पढ़ाया था कि वहां से HCl रिलीज होता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। वह भोजन को अम्लीय बनाता है। किस लिए? क्योंकि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है। जब ये अम्लीय भोजन आगे पहुंचता है तो ये बाइल जूस जब जाके मिलता है ना, तो ये बाइल जूस भोजन को क्षारीय बनाता है। एक बार अम्लीय बना, दूसरी बार क्या बना, क्षारीय बना। तो अम्लीय के बाद क्या करते हैं, क्षारीय बनाया जाता है। तो याद रखिए, यह अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में मदद करता है। एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, परीक्षा में कहीं से कुछ भी पूछे आपको डर नहीं होना चाहिए। आप आज बायोलॉजी पढ़ रहे हो, सच बताऊं दोस्तों, बायोलॉजी को एक सब्जेक्ट के भांति मत पढ़िए। जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा ना, उस सब्जेक्ट की भांति बायोलॉजी के मत पढ़िए। क्योंकि आपके जीवन में सबसे ज्यादा अगर किसी का इस्तेमाल होना है तो ये बायोलॉजी का रोल बहुत ज्यादा है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में आपको पता है कि एक से एक संकट आने वाले, एक से एक रोग आने वाले हैं। तो कम से कम आपको अपने शरीर की संरचना के बारे में पता होना चाहिए। भाई आप जीवित रहोगे तभी कुछ कर पाओगे, जब जीवित ही नहीं रहोगे तो करोगे क्या। तो ये बायोलॉजी आप अपने लिए पढ़ो, आप अपनी परीक्षा के लिए बायोलॉजी मत पढ़ो। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं सच में, इसीलिए इस तरह की डिजिटल क्लास बनाई जा रही है आपके लिए कि आप जो, जबकि एक बार मैं बायोलॉजी पढ़ा चुका हूं, दोबारा मुझे बायोलॉजी पढ़ाने की जरूरत क्या। मैं चाहता हूं कि आप जो है वहां पर ऑडियो वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी डाउन थी और यहां पर हम लोग फुल अपडेट होकर आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप पढ़ो इसको ध्यान से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गारा जो यकृत है, अब ध्यान दीजिए आगे। अब देखिए, ये आपके, अगर आपको लोकेशन ना पता हो सच में, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारे शरीर में ये लीवर पाया कहा जाता है। दोस्तों आपको यहां पे दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। देखिए ये हमारा शरीर होता है और ये हमारे शरीर में ये ग्रास नली है और ये अमाशय है, स्टोमक जिसको कहते हैं। ये अमाशय के ठीक ऊपर इस तरह की एक लाल रंग की संरचना देख रहे हैं ना, ये धूसर रंग में होता है और यही होता है लीवर। लीवर के ठीक नीचे क्या पाई जाती है, गाल ब्लैडर, और उसके नीचे ये ग्रहणी आकर के जुड़ा होता है। ये नीचे आप छोटी आंत देख रहे हैं जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। ये मोटा वाला जो हिस्सा देख रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये लीवर की आंतरिक संरचना दिख रही है, ठीक है। ये लीवर पे इस तरह से बहुत सारे जो है पाइप बने होते हैं। यहां पे ये जो दिख रहा है ना, यही गाल ब्लैडर है जिसको आप पित्ताशय कहते हैं। जहां पर बाइल जूस आके स्टोर होता है ना, वो यही थैली है और यही थैली आकर देखिए मिल रहा है कहां पर, ये कॉमन बाइल डक्ट है जहां से गुजरते हुए आता है, ठीक है। और बाकी ये लेफ्ट लोब कह सकते हैं, राइट लोब कह सकते हैं, मतलब बायां हिस्सा, दाहिना हिस्सा, ठीक है, आप इसको ये बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इस टॉपिक को और भी अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूं। अब देखिए लीवर में अगली बात आती है। लीवर जो होता है ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीवर जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय में सक्रिय भाग लेता है। मतलब डायरेक्टली यहां भोजन नहीं आता है, भोजन तो अमाशय से होकर ग्रहणी के रास्ते छोटी आंत में चला जाता है। तो भोजन जो है वो लीवर तक नहीं आता है, लेकिन उसके बावजूद भी लीवर इसके मेटाबॉलिज्म में ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन इसके मेटाबॉलिज्म में यानी उपापचय की क्रिया में सक्रिय उपस्थिति होती है, ठीक है। आप बताओ, अगर बाइल जूस न बने, अगर बाइल जूस न बने तो क्या होगा। अभी आगे बताऊंगा कि बाइल जूस बनता है तो क्या होता है और बाइल जूस नहीं बनता है तो क्या होता है, ठीक है। और अगर बाइल जूस जरूरत से ज्यादा बन गया तो क्या होता है। तीनों कंडीशन पे आज बात करेंगे, ठीक है।
तो याद रखिएगा, यह कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, यही 3 आइटम लेने वाले हो आप। खाने में क्या करोगे, यही 3 आइटम तो लोगे, चाहे कार्बोहाइड्रेट, चाहे प्रोटीन, चाहे फैट। तो ये तीनों के पचाने में, तीनों के उपापचय में याद रखिए लीवर की एक महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है। आप मानने को तैयार नहीं हो कि कैसे महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है, सर साबित करके दिखाइए। अभी दिखाता हूं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, कह रहा है यह अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता। अमोनिया को इंग्लिश में दोस्तों NH3 कहा जाता है। ये एक तरह से टॉक्सिन होता है। टॉक्सिन माने जहर, टॉक्सिन माने जहर। अगर ये लीवर ना हो, पता है, अगर ये लीवर ना हो ना, तो ये जो अमोनिया नामक जहर है ये पूरे शरीर में फैल जाएगा और व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाएगी, तत्काल मृत्यु हो जाएगी। याद रखिए, आप समझ लीजिए, अगर ये लीवर ना होता तो ये जान लीजिए कि सबसे पहले तो ये NH3 जो है ना, जो एक तरह से टॉक्सिन है, जहरीला जहर है, ये आपके शरीर को ऐसे ही खत्म कर देता। तो याद रखिए, ये लीवर ही है जो इस NH3 को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। हालांकि यूरिया भी हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है, लेकिन यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और फिर यूरिया हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, चाहे मल के माध्यम से, चाहे मूत्र के माध्यम से, ठीक है, वो यूरिया बाहर आ जाता है। तो याद रखिए, इस NH3 यानी अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है, यह भी आपसे परीक्षा में प्रश्न बनता है, ठीक है, कि कौन सा अंग, शरीर का कौन सा अंग अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आपको ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तो आप एक एक क्वेश्चन का जवाब आप ऐसे ही दे लोगे, कभी बायोलॉजी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे करा कि जो यकृत होता है ना, ये प्रोटीन की अधिक मात्रा को, मान लो आपने ज्यादा प्रोटीन खा लिया, भाई आप खाते हो तो नाप तौल के तो खाते नहीं हो कि नहीं केवल हमको इतने ग्राम प्रोटीन चाहिए, केवल हमको इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमको इतना ही वसा चाहिए। अरे मन लग गया पकौड़ा खाने में तो खा लिया पकौड़ा, मन लग गया पूरी सब्जी खाने में दबा के खा लिया, तो पता तो चलता नहीं कि कितना खाना है, या तौल के तो आप खाते नहीं हो। तो आप अगर तौल के नहीं खाओगे तो ये शरीर तो तौल के काम करेगा ना, ये शरीर तो आपके अकॉर्डिंग काम करेगा नहीं, जितना खा लिया पचा लो, हाँ, तो कुछ ना कुछ तो रहेगा इसका। तो याद रखिए, जो कभी आप एक्स्ट्रा प्रोटीन ले लिए, अगर मान लो किसी दिन के डाइट में आपने प्रोटीन ही प्रोटीन वाला खाना ले लिया, तो बहुत ज्यादा अगर आप प्रोटीन ले लेते हो तो याद रखिए आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। करा यकृत प्रोटीन की अधिक मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में तथा कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा को वसा में परिवर्तित कर देता है, ये चेंज करता जाता है। मतलब ये ऐसे इसको एक्चुअली नहीं लिखना चाहिए, इसको ऐसे लिखना चाहिए कि यकृत प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, वसा को, इनकी अधिक मात्राओं को अलग अलग रूपों में परिवर्तित कर देता है। लाइन थोड़ा सा टेक्निकल है, आप समझिएगा, जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, लाइन पे ध्यान मत दीजिएगा। 3 तरह के आइटम लिया, कभी प्रोटीन ज्यादा ले लिया, कभी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले लिया, या कभी फैट ज्यादा ले लिया। तो तीनों जो आपने अधिक लिया है ना, ये यकृत उस अधिक वाले भाग को अलग अलग रूपों में परिवर्तित करके आपके शरीर में स्टोर करके रख लेता है। क्यों भाई, ऐसा तो है नहीं कि जितना प्रोटीन चाहिए ले लिया, बाकी शरीर से बाहर हो जाए। पता है आपको, एक चीज ऐसी है, सिर्फ एक ही चीज ऐसी है दोस्तों, विटामिन। सिर्फ मात्र एक चीज ऐसी है शरीर में, विटामिन, जिसकी ज्यादा मात्रा शरीर अवशोषित नहीं करता है, उसको स्टोर करके नहीं रखता है। विटामिन की अगर आपने ज्यादा मात्रा ले लिया, जैसे हमारे अंग, किसी अंग को विटामिन ए की जरूरत है और मान लीजिए 10% जरूरत है और आपने 15% विटामिन ए ले लिया, तो जो बचा हुआ 5% है शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। भाई नहीं चाहिए, विटामिन को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, उसको संचित करके नहीं रखा जा सकता, समझ रहे ना। विटामिन को स्टोर करके, संचित करके नहीं रखा जा सकता। बाकी प्रोटीन होगा उसको भी संचित कर लिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, सबको स्टोर करके रखा जा सकता है, लेकिन विटामिन को नहीं। ये बात याद रखेगा, पॉइंट वाली बात है। देखिए यहां पर दे रहा है कि यह अतिरिक्त ग्लूकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और उसे संचित रखता है, तथा आवश्यकता होने पर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो यह काम हमारे यकृत का होता है, ठीक है। जो भी अधिक मात्रा है उसको एडजस्ट करने का काम कौन करता है, हमारा यकृत करता है। आगे देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही है दोस्तों, यकृत में 2 तरह के कार्य और किए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये तो यकृत का जान लीजिए सबसे शानदार काम है दोस्तों। आपको पता है कि हमारे पूरे शरीर के अंदर ब्लड दौड़ रहा है, पूरे शरीर के अंदर। नहीं भरोसा हो तो सिर्फ एक छोटा सा काम करो, एक धागा लो, अपनी इस अंगुली पे आप धागे को कस के बांध दो, कुछ समय बाद आपकी उंगली ब्लैक हो जाएगी, आपको झुंझुनाहट होगी और मजबूरन आपको वहां से धागा हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस अंगुली के इस हिस्से में याद रखिए ब्लड अगर नहीं पहुंच पाएगा ना, तो ये तुरंत यहां पे टॉक्सिन जनरेट हो जाएगा, टॉक्सिन जनरेट हो जाएगा और ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, ठीक है। इसीलिए जब किसी का गला
क्या होता है, इस गले पर फांसी का अगर फंदा लगता है तो व्यक्ति मर कैसे जाता है? आप ये बताओ, आपको लगता है केवल सांस लेने का मामला है? अगर हम कह रहे हैं कि अगर आपका सांस यहां से लिया भी जाता, आप मान लो आपके शरीर में एक अलग से वैन दे दिया गया, आप कहीं बाहर से आपके हार्ट को ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही तो भी आप मर जाते, इसको बंद करने पे तो भी आप मर जाते। क्यों? क्योंकि ब्रेन में जो ब्लड है, जब ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं हो पाएगा तो आप बचोगे कैसे? मामला खाली सांस लेने का नहीं है। ये तो हमें आपको पता चलता है कि फांसी लगाने पर व्यक्ति सांस न लेने की वजह से मर जाता है, तो इतना ही नहीं है, व्यक्ति सांस न लेने की वजह से प्लस जो ब्लड है उसका आवागमन बाधित हो जाता है। अगर ये आवागमन बाधित हो गया तो भी तो व्यक्ति मर जाएगा, क्योंकि जैसे हमारी खोपड़ी है, हमारा मस्तिष्क है, भाई उसको भी ब्लड चाहिए, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, भाई ऑक्सीजन, ये जो आरबीसी कोशिकाएं होती है ना, भाई आगे बताऊंगा, ये आरबीसी कोशिकाएं ही ब्लड के साथ ऑक्सीजन ले जाके पहुंचाती हैं, और वो ऑक्सीजन की जरूरत सबको होती है। हम नाक से ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये पूरे शरीर में जा रहा है, ये वो घुटने में जो उंगली है ना, घुटने के नीचे उंगली है पैर में, वहां तक जा रहा है, और ये हमारे कान तक भी आ रहा है, हमारे नाक, मस्तिष्क, आंख, हर जगह जा रही है, ये ऑक्सीजन की पूर्ति हर जगह हो रही है। ठीक है, तो ये हो पाता है, ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है ये कि जो हमारा शरीर है, इसके अंदर जो ब्लड है ये चल रहा है, मान रहे हो आप ना, ये चल रहा है, इसका चलना बड़ा जरूरी है। अगर ये नहीं चला तो आपकी कहानी खत्म, यानी चलना बड़ा जरूरी है। अब अगर किसी का नहीं चलता, उसको रोग होता है, अभी बताता हूं कौन सा रोग हो रहा है, ठीक है, याद रखिए। तो अगर ये चलता है तो बड़ी अच्छी बात है। एक एग्जांपल और देता हूं, मान लो कभी अगर आपका हाथ कट जाता है कहीं से, तो कुछ समय वहां से ब्लड रिलीज होता है, लेकिन कुछ समय बाद वहां देखते हो आपकी पपड़ी पड़ जाती है, तो ये पपड़ी को बोलते हो रक्त का थक्का बनना। क्या बनना? यहां पर रक्त का थक्का बन जाता है। नहीं तो क्या होता, अगर ये रक्त का थक्का ना बनता तो ये ब्लड, पता चला आप थोड़ा सा कट गया, पूरा शरीर का ब्लड यहीं से बाहर हो जाता। अरे एक बात बताओ, अगर किसी टंकी में एक छोटा सा छेद हो जाए तो छोटा सा छेद पूरी टंकी को खाली कर देगा। आप बताओ, पॉइंट है कि नहीं? ये पॉइंट वाली बात है कि नहीं? आप बताओ, अगर किसी टंकी में एक छोटा सा छेद हो जाए तो पूरे शरीर, मतलब पूरे टंकी के जल को खाली कर देगा, जाहिर सी बात है। तो हमारे शरीर में अगर कहीं भी चोट लग गया, एक छोटा सा छिद्र हो गया, तो हमारे शरीर के पूरे ब्लड को बाहर कर सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस जगह पर अपने आप ऑटोमेटिक पपड़ी पड़ जाती है, अपने आप क्या हो जाती है, कुछ समय बाद पपड़ी पड़ जाती है। ये पपड़ी ही आपके शरीर के बाहर ब्लड जाने से रोकता है। ये काम कौन करता है? ये एक विशेष तरह का प्रोटीन होता है जो यकृत के द्वारा बनाया जाता है। अगर ये यकृत न बनाता ना तो शरीर में ब्लड दौड़ता और ना ही बाहर निकलने पर थक्का बनता। ठीक है, दोनों चीजें जरूरी है। तो यहां पे पॉइंट नोट करिए दोस्तों, हिपैरिन नाम का एक प्रोटीन होता है जिसका स्रावण कौन करता है? इस यकृत के द्वारा किया जाता है, और यह हिपैरिन ही ब्लड को तरल अवस्था में बनाए रखता है। जब तक ब्लड शरीर के अंदर है तब तक दौड़ रहा है, हाथ पैर हर जगह दौड़ रहा है, ये दौड़ने की प्रक्रिया चल रही है। पता है पंपिंग करता है कौन? हृदय आपका पंप करता है, तभी तो ये हर जगह पहुंचता रहता है। अच्छे खून को बाहर भेजता है, बाहर मतलब शरीर के अन्य भागों तक भेजता है, और वहां से गंदे खून को मंगा करके फिल्टर मारता है। ठीक है, ये काम कौन करता है? ये काम हमारा हार्ट करता है। तो याद रखिए, ये ब्लड जो चलता हुआ नजर आ रहा है ना, ये इस हिपैरिन की वजह से नजर आ रहा है। ठीक है, तो याद रखिए, रक्त को जमने से रोकता है शरीर के अंदर, इसीलिए ब्लड का थक्का नहीं बनता, बाहर थक्का बनेगा। कह रहा है कि यकृत दोस्तों एक और तरह का प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं फाइब्रिनोजन। क्या बोलते हैं? फाइब्रिनोजन। इस फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है, ये थक्का बनने में मदद करता है। एक विटामिन भी है दोस्तों जो थक्का बनने के लिए जिम्मेदार मानी जाती है, विटामिन के। मैंने बताया था थक्का में जब लिखेंगे थक्का तो क आ रहा है तो क से क याद रखेगा। ठीक है, तो थक्का बनने में मदद करता है। लेकिन ये जो स्पेशल प्रोटीन है ना फाइब्रिनोजन, ये भी मदद करता है। ठीक है, तो ये फाइब्रिनोजन ये थक्का बनने में मदद करता है। यानी जब कभी जब कभी अगर ब्लड ये बाहर आता है तो याद रखिए थक्का बनने में ब्लड का मदद करता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अभी तक हमने जो मोटी मोटा पढ़ा, जो आपको याद रखना है बहुत ज्यादा समय तक, वो क्या है कि याद रखिए जो यकृत है, जो लीवर है, इसका आकार क्या है? 16 से 23 सेंटीमीटर लंबा और चौड़ा होता है। 1.5 से 2 किलोग्राम का इसका वजन होता है, और यह एक चॉकलेटी या फिर धूसर रंग की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है हमारे शरीर की। दोस्तों अब एक चीज और याद रखिए दोस्तों, आपने आरबीसी
का नाम सुना होगा, आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल कहा जाता है, लाल रक्त कणिका या फिर लाल रक्त कोशिका कहा जाता है, उसके बारे में सुनिए। कह रहा है ये जो आरबीसी होती है ना, इसकी मृत्यु कहां होती है? इसकी मृत्यु होती है प्लीहा में। इसकी मृत्यु कहां होती है? प्लीहा में। अब आपके मन में आएगा सर इसका जन्म कहां होता है? बताता हूं। अभी जन्म क्योंकि लीवर में नहीं होता है, लीवर से बाहर होता है, ठीक है। तो अभी जन्म के बारे में बताता हूं, पहले इसकी मृत्यु की कहानी सुन लो, ठीक है। तो ये जो आरबीसी होती है ना, इसकी मृत्यु इस लीवर में ही होती है, लीवर के पास प्लीहा होता है, उस प्लीहा में स्पेशली इसकी मृत्यु होती है। इसीलिए दोस्तों उसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? आरबीसी वहीं पे मर रही है तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो ये आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है, अब यहां तो जो है मृत वाली कोशिकाओं को जलाया तो जाएगा नहीं और दफनाया भी नहीं जाएगा, तो एक्चुअली में इनका क्या होगा? आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, लेकिन उस विचार से पहले 2-3 पॉइंट और बताना चाहता हूं। अभी जो आरबीसी का नाम हमारे सामने आ गया, एक नया पिटारा खुल गया, आरबीसी क्या होता है। तो पहले तो आप जानो कि आरबीसी क्या है। तो आज की क्लास आरबीसी स्पेशल की क्लास भी है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। आज के बाद आप कभी किसी से नहीं पूछेंगे कि आरबीसी क्या होता है, सिर्फ लोगों को बताएंगे आरबीसी क्या होता है। सुनिएगा, कह रहा आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होता है, इसको हिंदी में लाल रक्त कोशिका कहा जाता है। कह रहा ऑक्सीजन द्वारा जो ऑक्सीजन होता है यह शरीर के हर सेल के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसके बिना कोई भी सेल काम नहीं कर सकता। आपको पता है दोस्तों, हमारे शरीर में लाखों करोड़ों की मात्रा में सेल पाए जाते हैं। सेल मतलब कोशिका होती है, इन कोशिकाओं को मिलाकर ही ऊतक बनता है, टिश्यू, और ऊतकों को मिलाकर के अंग बनता है। तो ये अंग जो देख रहे हैं, जो अंगुली देख रहे हैं, इसकी जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है वो है सेल। ये अंगुली विशेषकर सेल से बनी हुई है। तो इस तरह के लाखों करोड़ों सेल हमारे शरीर के अंदर हैं। तो पता है हर सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है, हर सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हुई तो याद रखिए ये सेल क्या हो जाएंगे? एक्सपायर कर जाएंगे। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसे होती है? अरे हम सांस ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, जैसे ही हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन हमारे फेफड़े के द्वारा अलग अलग अंगों तक भेज दिया जाता है ब्लड के माध्यम से, ठीक है। तो याद रखिए हम खाली इतना कहना चाहते हैं कि प्रत्येक सेल को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। पॉइंट नोट करने लायक है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल नोट करने लायक है। अगला देखिए, कह रहा है एनीमिया रोग का नाम सुना होगा, कई बार सुना होगा दोस्तों। एनीमिया एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर जो आरबीसी की कोशिकाओं की संख्या है वो ऑक्सीजन शरीर की बुनियादी या शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हो जाती। मतलब जितना ऑक्सीजन हमारे शरीर की कोशिकाओं को चाहिए उतना आरबीसी नहीं है भाई। उतनी ज्यादा मात्रा में आरबीसी होगी तभी तो ये अलग। अब बताओ, मैंने आपसे कहा लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती हैं, तो लाखों करोड़ों आरबीसी भी होना चाहिए, क्योंकि हर आरबीसी हर कोशिका के पास जाएगा ना। तो अगर आरबीसी कम बनेगा हमारे शरीर में तो बताओ हर अंगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसे हो पाएगी? अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, इसका मतलब है व्यक्ति को एनीमिया नामक रोग हो गया है। या अगर आरबीसी की संख्या में कमी आती है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को एनीमिया नामक रोग हो गया है। समझ में आ रहा है? तो याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सुनिए, कह रहा आरबीसी जो होता है यह एक महत्वपूर्ण ब्लड सेल होता है, ठीक है। ब्लड का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है जिसमें हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा बचपन में कि जो हमारा ब्लड होता है लाल किस वजह से होता है? भैया हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है। लेकिन ये हीमोग्लोबिन क्या होता है ये नहीं आपको पता, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, ये जो ब्लड होता है इसके अंदर जो आरबीसी होती है ये हीमोग्लोबिन इसका एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो शब्द है हीमोधन ग्लोबिन, मतलब ये लोहा से युक्त है या आयरन युक्त है। आयरन की मात्रा इसमें ज्यादा होती है और तभी जो है हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। पता है आपके शरीर में अगर आरबीसी की कमी होती है ना तो जाहिर सी बात है आरबीसी कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो एनीमिया हो सकता है, ठीक है। तो आप सोचते हो कि हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा ज्यादा कैसे हो, तो डॉक्टर कहते हैं भैया आयरन युक्त सामान खाओ, मतलब ऐसे चीजों का सेवन करो जहां से आपको आयरन मिले। और आयरन कहां से मिलता है? सबसे ज्यादा आयरन पत्तेदार सब्जियों में होता है, जैसे पालक, पालक में सबसे ज्यादा आयरन होता है। तो जब आप पालक का जूस लेते हैं ना तो आपके शरीर को भरपूर आयरन मिलता है, और जब आयरन मिलता है तो हीमोग्लोबिन बनता है, हीमोग्लोबिन बनेगा तो आरबीसी बनेगा, आरबीसी बनेगी तो आरबीसी की संख्या में वृद्धि होगी, और आरबीसी की संख्या में वृद्धि होगी तो शरीर के हर अंगों तक ऑक्सीजन सुचारू रूप से पहुंच पाएगा। ऐसे ही नहीं कहा था कि आज बायोलॉजी से प्यार हो जाएगा,
वजह था, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्यार होने लायक एक कंटेंट बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि ये जो लोहा युक्त प्रोटीन होता है ना, ये जो प्रोटीन का वर्णक होता है, ये जो हीमोग्लोबिन होता है, ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन को लेके जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन आरबीसी रक्त को अपना लाल रंग भी प्रदान करता है, इसी की वजह से ब्लड लाल होता है और यह ऑक्सीजन को पहुंचाने में सहायक साबित होता है। कह रहा लाल रक्त की कोशिकाएं सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी इसकी क्या होती है? रक्त को शरीर में घुमाने की। आरबीसी ही है जो पूरे शरीर में ब्लड को घुमाता है। अगर थक्का बन गया तो कहानी खत्म। कह रहा खून की एक एक बूंद में लाखों लाल रक्त की कणिकाएं पाई जाती, कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो आपके शरीर से ऑक्सीजन देने और कचरे को दूर करने के लिए लगातार यात्रा करती रहती हैं और इनका यात्रा कभी समाप्त नहीं होता, ठीक है। आप चाहे सो रहे होते, चाहे बैठ रहे होते, चाहे बोल रहे होते, कुछ भी कर रहे होते, ये अपनी यात्राएं जारी रखती हैं। जिस दिन इन्होंने यात्रा रोका उस दिन हमारे शरीर की यात्रा की समाप्ति हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, आरबीसी क्या है इसके बारे में 5-6 लाइन बता रहा हूं, बहुत विशेष लाइन, और यहां से आपकी परीक्षा में बहुत अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। दोस्तों कह रहा है यह विभिन्न जाति के जंतुओं में, चाहे अच्छा जंतु का नाम आते ही मनुष्यों को अलग मत समझना, जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो हम भी एक जीव जंतुओं की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। हाँ, ये अलग है कि हम मनुष्य हैं, ठीक है। तो याद रखिए, कह रहा है यह विभिन्न जाति के जंतुओं में विभिन्नता के लिए हुए होती हैं। ये स्तनधारी मतलब जो बच्चे पैदा कर सकते हैं उनको स्तनधारी कहा जाता है। कह रहा है ये स्तनधारियों में इनका आकार, जो आरबीसी का आकार है, ये गोल आकार का होता है, ये उभयावतल होता है, ये तस्तरी के आकार का होता है, थाली के आकार का होता है, तस्तरी के आकार का होता है। कह रहा है स्तनधारियों की लाल कणिकाओं में केंद्रक जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्गी काय, ठीक है, और आपका सेंट्रीसियोल है, ये सभी उपस्थित नहीं होते। क्यों? क्योंकि यहां पर केंद्रक की जगह पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, केंद्रक की जगह पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता है, इसीलिए इसको अकेंद्रकीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रश्न पूछता है क्या आरबीसी क्या है, केंद्रकीय है, अकेंद्रकीय है? तो ज्यादातर बच्चों को लगता है यार केंद्रक तो होगा ही होगा, केंद्रक तो होगा ही होगा, अब अपनी मन से होगा ही होगा। अरे पढ़े लिखे रहोगे तब ना समझ में आएगा कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ नहीं होते हैं। इसका काम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना है, ठीक है। इतना ही काम, वहां से कचरा बटोर कर वापस लाना है, इतना ही काम इस आरबीसी का, इससे ज्यादा इसका काम नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसको कहा जाता है अकेंद्रकीय। अकेंद्रीय कहिए या अकेंद्रकीय कहिए। कह रहा गर्भावस्था में, जब कोई गर्भावस्था में स्तनधारी प्राणी होता है तो इनका निर्माण उस समय प्लीहा के द्वारा होता है, ठीक है। और जन्म के बाद इनका निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में होना शुरू हो जाता है। तो ये पॉइंट है दोस्तों, स्तनधारी में जब गर्भावस्था होता है तो याद रखिए तब प्लीहा, ये वही प्लीहा है जो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। कुछ समय के लिए आरबीसी वहां से बननी शुरू हो जाती है, लेकिन जब जन्म हो जाता है तब ये प्लीहा, अच्छा ये किस समय? हमेशा नहीं, गर्भावस्था के दौरान जो बच्चे होते हैं उनके अंदर की बात करें, उनके अंदर प्लीहा में जाके बनता है, ठीक है। और बाद में अस्थि मज्जा में बनना शुरू हो जाता है, बाद प्लीहा में मरने का काम आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखिए। अगला है दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से लेकर 120 दिन का। कितना? 20 से लेकर 120 दिन, मैक्सिमम 120 दिन का कार्यकाल होता है आरबीसी का, ठीक है। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछता है। आरबीसी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिए एनीमिया नामक रोग होता है। एनीमिया, जो एनीमिया में होगा क्या? शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति अलग अलग अंगों तक ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी, या आरबीसी की संख्या में बहुत ज्यादा कमी आ जाना एनीमिया रोग का कारण बनता है। कह रहा जो आरबीसी होता है ना, ये जो लाल कणिकाएं होती हैं इनकी संख्या कितनी होती है? कह रहा प्रति मिली, ठीक है, प्रति मिलीलीटर क्यूब में 5 मिलियन के लगभग इनकी संख्या होती है। कितना? 5 मिलियन मतलब 50 लाख। कितना? 50 लाख तक इनकी संख्या होती है। हीमोग्लोबिन, कह रहा लाल रक्त कणिकाओं में आरबीसी में उपस्थित लौह पदार्थ हीमोग्लोबिन की अधिकता के कारण ही रक्त का लाल रंग हमें दिखाई देता है। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का भी कार्य करता है। कह रहा है हाथी, ये पॉइंट नोट करिए, यहां से परीक्षा में कठिन से कठिन क्वेश्चन बनेगा ना तो ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाएंगे। याद रखिए आरबीसी में दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं उन जीव जंतुओं में आरबीसी सबसे बड़ा किस जीव के अंदर पाया जाता है? तो हाथी के अंदर। हाथी के अंदर आरबीसी याद रखिए
सबसे बड़ी पाई जाती है, जबकि जो कस्तूरी मृग होता है उसके अंदर आरबीसी सबसे छोटी पाई जाती है। ये एक प्रश्न आपसे परीक्षा में बन सकता है जो आपको एडिशनल फैक्ट यहां पे दे रहा है। और याद रखिए, अभी मैंने पीछे बताया कि आरबीसी में किसी भी तरह का केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन 3 जीव हैं जो इसके अपवाद में आते हैं। कौन कौन से? ऊंट है, जिराफ है और लामा है। इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अपवाद हैं तो परीक्षा में प्रश्न है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, लोगों को पता होगा नहीं, लोग कुछ भी टिक करके चले आएंगे, लेकिन आप टिक करिएगा। ऊंट, जिराफ और लामा, ये 3 ऐसे जीव होते हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक की मौजूदगी देखी गई है। और हाथी में सबसे बड़ी आरबीसी, कस्तूरी मृग में सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है। मजा आ रहा है कि नहीं? मजा तो आना बनता है यार। अगर अभी भी मजा ना आए ना तो फिर जान लो ना, स्टडी 91 पर नितिन गुप्ता का पढ़ाना व्यर्थ है, व्यर्थ है, सच बता रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कुछ पॉइंट्स पर और आपके डाउट क्लियर करता हूं। दोस्तों अब बात आती है आगे, बाइल जूस की कहानी बताता हूं। इस बाइल, अभी मैंने पीछे आपसे कहा भैया जूस बनाना सिखाऊंगा तो जूस तो बनाया जाए ना। दोस्तों अभी मैंने पीछे बताया कि आरबीसी की मृत्यु ये लीवर या प्लीहा में होती है, इसीलिए उसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। लेकिन इस कब्रिस्तान में न तो किसी को जलाया जाता है, ना ही किसी को दफनाया जाता है, ना ही किसी को मम्मी बना के रखा जाता है। ये मरने वाले जाते कहां हैं? ये मरने वाले जाते कहां हैं? दोस्तों हमारे यकृत के अंदर ऐसी भक्षी कोशिकाएं होती, खाने वाले, ऐसी भक्षी कोशिकाएं होती हैं जिनको क्या बोलते हैं? फैगोसाइटिक सेल बोलते हैं। ये भक्षी कोशिकाएं ये आरबीसी का भक्षण करती हैं। क्या करती हैं? ये भक्षी कोशिकाओं का काम ही क्या है? ये आरबीसी का भक्षण करती हैं, उनको समाप्त करती हैं। ठीक है, जो मृत आरबीसी हैं, जो निष्क्रिय आरबीसी हैं, मृत और निष्क्रिय जो बिना काम के हैं, इन दोनों का भक्षण करती हैं। और भक्षण करने के बाद क्या? क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता था, तो भक्षण के दौरान ये आरबीसी के हीमोग्लोबिन का विखंडन करती हैं, तोड़ तोड़ के बांटती हैं छोटे छोटे। और इस विखंडन के फलस्वरूप ही जब मसल के तोड़ती है ना, वहीं से जूस बनता है। क्या बनता है? जूस बनता है। ये आरबीसी के कब्रिस्तान से ही जूस बनता है। और ये जूस आकर के कहां मिलता है? याद रखिए, ये जो जूस होता है कि स्पेशल तरह की कोशिका होती है जिसको तार्कित या कुप्फर कोशिकाएं कहा जाता है। क्या बोला जाता है हिंदी में? तार्कित या कुप्फर सेल इंग्लिश में भी, ठीक है, या फिर स्टेलेट कहा जाता है, स्टेलेट, ठीक है, स्टेलेट सेल कहा जाता है। ये आरबीसी जो मृत कोशिकाएं होती उनको जो है मृत के बाद जब भक्षी कोशिकाएं उनका भक्षण कर लेती है, तो यही सेल क्या करते हैं? उनको पित्त रस में बना करके आगे बढ़ाते हैं। बाइल जूस तैयार है। लो भैया, इतना तोड़ मरोड़ दिया, किसको तोड़ दिया? आरबीसी को तोड़ दिया। उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन था उसको तोड़ दिया। ये भक्षी कोशिकाओं के द्वारा उनका भक्षण कर लिया गया। और याद रखिए, कुप्फर सेल के द्वारा क्या कर लिया गया? इनको बाइल जूस में चेंज कर दिया गया। अब ये जूस हमारे पास आ रहा है, ठीक है, पित्त रस, जिसको बाइल जूस कहा जाता है, इसका निर्माण हो चुका है। दोस्तों ये जो बाइल जूस, अब एक मिनट और फिर से थोड़ा सा लीवर की बात करते हैं, फिर आपको बाइल जूस पे लेके आता हूं। यकृत की दाईं सतह से जुड़ी एक ग्रंथि होती है जिसको गाल ब्लैडर कहा जाता है, पित्ताशय कहा जाता है। ये जो कुप्फर सेल थे ना, जब वो जूस तैयार किए, जूस कहां रखेंगे? ले जाके बर्तन चाहिए ना जूस रखने के लिए। दोस्तों ये जूस का वही बर्तन है जहां पर ये जूस स्टोर होता है, पित्ताशय, जिसको गाल ब्लैडर कहा जाता है। और उसके बाद जब भोजन पाचन शुरू होता है ना, तो थोड़ा थोड़ा यही एक चम्मच उठा के आगे बढ़ाया जाता है। लो भैया लो, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, ठीक है। याद रखिए, जो गाल ब्लैडर होता है ये 8 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी एक संरचना होती है जो लीवर के ठीक नीचे पाई जाती है। लीवर के ठीक नीचे से बैठा होता है, उसी में जाकर के यह पित्त रस जो होता है ये स्टोर होता है। दोस्तों ये थैली नुमा संरचना है, करा पित्त रस जो इसी थैली में जमा होता है। याद रखिए, बाइल जूस में पाया जाता है बिलुबिरीन। ये बिलुबिरीन क्या होता है? बिलुबिरीन पीले रंग का पदार्थ होता है। विखंडन के दौरान, आरबीसी के विखंडन के दौरान, हीमोग्लोबिन के विखंडन के दौरान इस बाइल जूस में बिलुबिरीन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। किसके माध्यम से? जो पीछे हम स्टेलेट सेल पढ़े थे उसके माध्यम से, ठीक है। हालांकि बाइल जूस में किसी भी तरह का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, याद रखिए इसमें कोई एंजाइम नहीं है। लेकिन याद रखिए इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम ग्लाइकोकोलेट होता है, टोरोकोलेट होता है, ये सभी तत्व उसमें पाए जाते हैं। आगे बता रहा है कि यही बाइल जूस भोजन को अम्लीय से क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट करने में सहायता करता है, क्योंकि HCl के कारण भोजन पहले ही अम्लीय बन चुका है। अब आया है
मुद्दा उसके क्षारी बनने का, तो यही बाइल जूस क्या करता है, उसको क्षारीय में कन्वर्ट करता है। दोस्तों पित्त जो होता है, ये पित्त लवण ही वसा में घुलनशील विटामिन का अवशोषण करता है। कैसे कराएगा दोस्तों, ये करवाता है। जो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, कीड़ा, KEDA याद करने का तरीका है, ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है, BC को छोड़ करके बाकी चारों विटामिन क्या होते हैं, याद रखिए वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये वसा में घुलनशील विटामिन का अवशोषण करने में मदद करता है। लेकिन एक परेशानी है यार, परेशानी ये है कि मान लो यही बिलिरुबिन अगर ज्यादा हो गया हमारे शरीर में, भाई बाइल जूस में बिलिरुबिन होता है, और अगर यह बिलिरुबिन ज्यादा हो गया, कहोगे कैसे ज्यादा हो गया, कैसे ज्यादा हो गया, तो बिलिरुबिन बना कैसे था, आप कहोगे सर वो आरबीसी के विखंडन से बना था। तो अगर आरबीसी कोशिकाएं ज्यादा मरने लगे तो बताओ बिलिरुबिन ज्यादा बन जाएगा कि नहीं, हाँ ये बात तो है सर। तो अगर आरबीसी कोशिकाओं की मृत्यु होने लगेगी, ठीक है, या वो निष्क्रिय होने लगेंगे, तो भक्षी कोशिकाएं तो उनको भक्षण करेंगी करेंगी, ठीक है, भक्षी कोशिकाएं या स्टेलेट सेल जो है वो भक्षण करके बाइल जूस तो तैयार करेंगे, उनका काम ही है बाइल जूस तैयार करना। तो एक बात बताओ कि कभी अगर असामान्य तरीके से हमारे शरीर में आरबीसी का विघटन जरूरत से ज्यादा होने लगता है, तब बिलिरुबिन का निर्माण भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यदि बिलिरुबिन का निर्माण ज्यादा हुआ तो ये बिलिरुबिन इस थैली में भरता चला जाएगा। लेकिन ये थैलियां तो कितने सेंटीमीटर का है, 8 से लेकर के 4 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी, तो ये थैली तो तुरंत भर जाएगी। तो जब ये थैली भर जाएगी तो इस थैली से बाहर आ जाएगा बिलिरुबिन, क्या हो जाएगा, आपने एक बाल्टी में 2 बाल्टी का पानी भरेंगे तो 1 बाल्टी का पानी तो बाहर गिरेगा ना, हाँ, 1 बाल्टी के अंदर 2 बाल्टी का पानी कैसे हट जाएगा। तो अगर ये बिलिरुबिन ज्यादा बनेगा, अगर ये बिलिरुबिन ज्यादा बनेगा तो थैली जितना बड़ी है उसी के लेवल पे आ पाएगा, बाद में बिलिरुबिन ऑटोमेटिक थैली से बाहर चला जाएगा, क्योंकि लॉक तो लगा नहीं है, लॉक तो लगा नहीं है, पीछे से बिलिरुबिन बनता आ रहा है और ये थैली भर गई, ये थैली भर गई तो गिरना तो लाजमी है। और जब ये गिरेगा तो ये हमारे ब्लड में जाकर मिक्स हो जाता है। तो जब ये ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है बिलिरुबिन, तो याद रखिए जो ब्लड का रंग अभी लाल दिख रहा है हीमोग्लोबिन की वजह से, जब उसमें बिलिरुबिन आ जाएगा तो क्योंकि ये ब्लड हमारे पूरे शरीर में जा रहा है, तो हमारे पूरे शरीर में ये बिलिरुबिन पीले रंग का होता है। तो पूरे शरीर में कहेंगे यार हाथ भी पीला लग रहा है, ये दोनों हाथ पीले लग रहे हैं, पूरी शरीर हमको पीली नजर आ रही है। तो ये पीली पीली क्या नजर आ रही है दोस्तों, पीली इसलिए नजर आ रही है क्योंकि अनायास आरबीसी कोशिकाएं मर रही हैं और उसके बाद बिलिरुबिन हद से ज्यादा बढ़ गया है, तो पूरी शरीर पीला दिख रहा है। तो एक नया रोग आता है पीलिया। कौन सा रोग आता है, पीलिया। तो कहा जाता है भैया इनको तो पीलिया हो गया है। अब पीलिया हो गया है तो पीलिया में क्या होता है, पीलिया में लीवर डैमेज। कहा जाता है भैया पीलिया में लीवर डैमेज हो गया है। अरे ये कौन सा तर्क है कि पीलिया में लीवर डैमेज हो गया, लीवर का पीलिया से क्या लेना देना। तो इसलिए कहा जाता है, कहते हैं इनका लीवर डैमेज है। कहें अरे लीवर है तो आरबीसी को खोज खोज के मार रहा है, लीवर ही तो आरबीसी को ढूंढ ढूंढ के मार रहा है, यानी लीवर डैमेज है तभी तो असामान्य तरीके से आपका जो है आरबीसी मर रही है। आरबीसी मर रही तो बिलिरुबिन बढ़ रहा है। अगर ये बिलिरुबिन बनना बंद हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, तो फिर से थैली भर हो जाएगा, तो उतना ही बने जितना थैली मट जाए, तो फिर शरीर से पीलिया वाला रोग जो है समाप्त हो जाएगा। तो कहा जाता है भैया इनका जो लीवर हो डैमेज है तो लीवर को सही करो। तो लीवर को सही करने के लिए तमाम दवाइयां चलती है, ठीक है, Li52 एक दवा आती है, ठीक है, वो लीवर डैमेज के लिए काफी लाभदायक साबित होती है। बहुत ऐसी दवाइयां हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और भी कारण है, कह रहा है जो बाइल जूस है दोस्तों, ये बाइल जूस एक और काम करता है। जितना ज्यादा फैटी आइटम आप लेते हैं, फैटी आइटम में फैट जाता है और फैट के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको तोड़ने का काम, ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने का काम ये बाइल जूस करता है, ठीक है। तो ये बाइल जूस जो है दोस्तों ये काम करता है और इनका पाइसी कड़ करके एमल्सिफिकेशन कर गए क्या करता है, जो 4 तरह के विटामिन थे, विटामिन ए डी ई और के, कीड़ा, ये चारों विटामिन को अवशोषित भी कराता है। तो अगर मान लीजिए लीवर फेल होता है किसी वजह से अगर लीवर कमजोर होता है तो बाइल जूस का निर्माण नहीं हो पाएगा, ठीक है। बाइल जूस का निर्माण नहीं होता है तो यही इमल्सिफिकेशन भी नहीं होता है। तो याद रखिए अब फैट नहीं पचेगा। अच्छा याद रखिए इमल्सिफिकेशन, अच्छा एक चीज और याद रखिए, या तो ये ज्यादा बन सकता है या तो ये कमजोर हो सकता है, दोनों चीजें हैं। अगर लीवर तो कमजोरी दोनों में माना जाएगा। अगर लीवर बिलिरुबिन ज्यादा बना रहा है तो भी लीवर डैमेज है
और लीवर अगर बिलिरुबिन कम बना रहा है तो भी लीवर डैमेज है, दोनों कंडीशन में लीवर डैमेज होगा ना। आप बताओ भाई, उसको सामान्य तरीके से काम करना है, सामान्य से ऊपर गया तो भी डैमेज, सामान्य से नीचे आया तो भी डैमेज। भाई सामान्य से अगर ऊपर चला गया तो पीलिया हो गया, सामान्य से नीचे चला गया तो पता चला बिलिरुबिन ही नहीं बन रहा है, और बिलिरुबिन नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा, ये वसा की बूंदों को तोड़ेगा कौन, और नहीं तोड़ेगा तो फिर एक नया रोग हमारे सामने। ठीक है, तो याद रखिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों आंतरिक रस, इंटेस्टाइनल जूस के बारे में। ये फिलहाल मैंने कल आपको पढ़ाया था, बट आज एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूं आपको, क्योंकि परीक्षा में खूब आता है। याद रखिए, छोटी आंत में लूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लूनर ग्रंथियां पाई जाती है, और यहीं से आंतरिक रस निकलता है। इसका पीएच मान 7.5 से 8.5 होता है, इसलिए क्षारीय कहा जाता है। और वैसे भी छोटी आंत में सब कुछ क्षारीय वाला ही आइटम होता है, चाहे बाइल जूस हो चाहे इंटेस्टाइनल जूस हो। ठीक है, 2 लीटर के प्रतिदिन जो है लगभग इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, और इसमें एंजाइम और लाइसोजाइम दोनों पाए जाते हैं। एंजाइम ये खाने को पचाने में सहायक साबित होगा, और लाइसोजाइम ये बैक्टीरिया को मारने में सहायक साबित होगा। 5 तरह के 5 पांडवों का नाम मैंने लिया था, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रोज, लैक्टोज और इरेप्सिन। ये क्या करते हैं, जैसे लाइपेज फैट को फैटी एसिड में या ग्लिसरॉल में तोड़ेगा, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में करेगा, सुक्रेज सुक्रोज को फ्रक्टोज में करेगा, लैक्टोज को ग्लैक्टोज में करेगा, इरेप्सिन ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है। ठीक है, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। दोस्तों एक बात और याद रखें, पदार्थों का अवशोषण। मनुष्यों में लगभग 9 से 10 लीटर प्रतिदिन तरल पदार्थों का अवशोषण किया जाता है। इसमें लगभग 7.5 लीटर जल होता है, और लगभग 1.5 लीटर ये पोषक पदार्थ होते हैं, जिसमें विटामिन, लवण और ये सारे तत्व आ जाते हैं। ठीक है, और इस अवशोषण की बात करें तो 90% जो अवशोषण है वो किसके द्वारा किया जाता है? छोटी आंत के द्वारा, और 10% का अवशोषण जिसमें अमाशय और बड़ी आंत दोनों का नाम आता है। अमाशय भी थोड़ा अवशोषण करता है, तो अमाशय और बड़ी आंत ये दोनों का नाम आता है। अगर हम आंत की बात करें दोस्तों, अमाशय और आंत की बात करें तो अमाशय, जैसे आपने जल लिया तो जल का अवशोषण भी अमाशय के द्वारा किया जाता है। लवण यानी मिनरल का भी किया जाता है। किसी तरह की औषधि, कोई दवा खाते हो ना, तो दवा खाते हो तो दवा अपना रूप कहां दिखाएगी? वो जाके अमाशय में रहती है, 3-4 घंटे में तो दवा गली जाएगी, तो वो औषधि को भी अवशोषित करने का काम अमाशय करता है। और अगर आपने एल्कोहल ले लिया, जरा सा झूम लूं मैं, ठीक है, हंसी मजाक होना चाहिए, तो एल्कोहल ले लिया तो एल्कोहल भी कहां जाके अपना असर दिखाता है? इसी अमाशय में जाके अपना असर दिखाता है। लेकिन अगर बड़ी आंत की बात करें तो यह जल, लवण और आयरन माने लवण और विटामिन, ये तीनों का अवशोषण जो है जल बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा किया जाता है। दोस्तों एक चीज मैंने और बताया था, छोटी आंत में इलियम नाम के वाले भाग में करोड़ों की संख्या में अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे विली कहा जाता है। कल मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, ये रसांकुर जो होते हैं, जो विली होते हैं या विलाई जो होते हैं, इसमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है, और काइम जो भोजन अर्ध द्रव में कन्वर्ट हो गया है काइम के रूप में, उसमें से सूक्ष्म पोषक तत्वों को अवशोषित करके रक्त में मिलाने का काम ये विली का होता है। अब आगे देखिए, जो लीवर होता है, अब यहां से मैं एक पॉइंट और बता रहा हूं। अब ये जो पोषक तत्व है जिसकी बात आप कर रहे हो, ये जो छोटी आंत जिसका अवशोषण कर रहा है, ये पोषक तत्व अवशोषण करके करेगा क्या? ये छोटी आंत करेगा क्या? भाई किसी को भेजेगा ना, तो किसको भेजता है? एक स्पेशल वेन होती है, वेन मतलब नस, वेन मतलब नस, उसका नाम है हिप्टिक पोर्टल वेन। क्या नाम है? हिप्टिक पोर्टल वेन। ये हिप्टिक पोर्टल वेन के माध्यम से ये अवशोषित किया गया पदार्थ लीवर तक पहुंचाती है। अब लीवर को, छोटी आंत से मामला फिर लीवर तक आता है, पता कि नहीं आपको? छोटी आंत से ये लीवर जाके जुड़ा होता है इसी हेप्टिक वेन के माध्यम से, हेप्टिक पोर्टल वेन के माध्यम से जुड़ा होता है। तो ये जो अवशोषित किया गया पदार्थ है, जो कुछ भी अवशोषित किया, जो कुछ भी शरीर को मिला छोटी आंत में पाचन के दौरान, उस हेप्टिक वेन के द्वारा लीवर को भेज दिया जाता है। अब लीवर जांच पड़ताल करता है, याद रहो, अमोनिया, कोई टॉक्सिन आ गया, कोई जहर आ गया, उस टॉक्सिन जहर को क्या करता है? निष्क्रिय करता है। अब जैसे अमोनिया क्या किया, इस अमोनिया लीवर क्या किया, इस अमोनिया को, इस NH3 को कन्वर्ट कर दिया यूरिया में। ठीक है, तो यहां से अमोनिया बदल करके यूरिया में आ जाती है, यानी जो हानिकारक पदार्थ हैं उनका बदलाव किया जाता है और आगे चल के उनके उत्सर्जन की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। और एक चीज और याद रखें, अगर किसी व्यक्ति ने मान लीजिए जहर खा लिया, जहर खाने से मान लो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो याद रखिए जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो उस पोस्टमार्टम में इसी लीवर की ही जांच किया जाता है, क्योंकि लीवर से ही पता चलता है। भाई आप जो कुछ खाओगे आपका अमाशय और छोटी आंत पाचन करेगा,
आप जहर खाओगे तो मना नहीं करेगा कि हम जहर का पाचन नहीं करेंगे। अगर आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तब तो उस जहर को फ्यूज कर देगा, लेकिन अगर जहर में टॉक्सिन ज्यादा है तो फिर वो आपके शरीर को खत्म कर देगा। तो भाई पचाने का काम तो ये करेगा ही करेगा। तो छोटी आंत से जब ये हेप्टिक वेन के माध्यम से लीवर में आएगा ना, तो लीवर उस NH3 को अगर उस टॉक्सिन को चाहता तो यूरिया में कन्वर्ट कर देता, लेकिन अगर उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम है और ये टॉक्सिन ज्यादा है तो कैसे बदलेगा। तो जाहिर सी बात है फिर वहां पर आपकी क्रियाक्रम हो जाता है। तो जब एक क्रियाक्रम होता है तो याद रखिए इस लीवर की ही जांच की जाती है। आज की क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है वीडियो को शेयर जरूर से करिए। देखिए स्टडी 91 आपको डिटेल से पढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन आप, मुझे नहीं लगता कि आजकल आप पढ़ने को लेकर के इच्छुक हो। और पिछले 2-2.5 साल से हम लोग विषय को कवरिंग करने पे लगे हुए हैं, लेकिन आपकी तरफ से जो साथ दिया जा रहा है वो थोड़ा सा कम साथ दिया जा रहा है। अभी आज ही दोपहर में मैंने एक वीडियो डाला एयर प्रेशर के ऊपर, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का बहुत बेहतरीन लेक्चर है। मुझे पता है बच्चों को पता नहीं होता है एयर प्रेशर के बारे में, और नाम आ जाएगा सर ज्योग्राफी पढ़ा दो, ज्योग्राफी पढ़ा दो, बायोलॉजी पढ़ा दो। पता आज मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, डिमांड आ रहा है सर केमिस्ट्री पढ़ा दो, फिजिक्स पढ़ा दो। जिस दिन फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा उस दिन डिमांड आएगा सर बायोलॉजी पढ़ा दो। अरे मेरे भाई जो दिया जा रहा है वो पढ़ो, जो दिया जा रहा है वो पढ़ो। नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा सिलेक्शन, लिख के रख लो, नहीं होगा सिलेक्शन। आज का दौर जो है ना वो ये है कि अगर आप सच में पढ़े लिखे हैं, अगर आपके अंदर सच में क्वालिटी है, तभी आप ऑफिसर बन सकते हैं, अदरवाइज जो है आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऐसे टाइम पास करते रहोगे ना तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। यहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो दिया जा रहा है, तो आप हमारे सीरीज से जुड़ो और अच्छे से हर एक विषय की तैयारी करो। ठीक है, चलिए क्लास यहीं पे समाप्त होती है। निवेदन हाथ जोड़कर है, प्लीज किसी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो उसको पूरा देखा करिए, प्लस वीडियो को शेयर जरूर से करिए, अपने आसपास के इलाके में लोगों से बताइए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा स्टडी 91 से जुड़े। हमसे जो कमजोर चैनल है, या मैं कह दूं कि जो लोग कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, जब वो लोग आगे होते हैं और जब क्वालिटी कंटेंट वाला व्यक्ति पीछे होता है ना तो बड़ा बुरा लगता है, बड़ा बुरा लगता है। ठीक है, तो आप दोस्तों अपना सहयोग दीजिए, आप सहयोग देंगे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपना लाड प्यार बनाए रखिए। आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।